दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, आज इस एपिसोड में कुछ ऐसी ज़बरदस्त खबरें हैं जिनको सुनकर मज़ा आ जाएगा, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, आप मोर की तरह नाचने लगोगे। 24 आवर मिठाई बांटने वाली वामिका गब्बी, गंदा दिमाग, गंदी सोच। वो लड़की मिठाई बांटती है, उसको मिठाई बांटने का शौक है। बात को समझो भाई साहब। उसकी एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है भूल चूक माफ। वामिका पब्लिक से कह रही है कि हमारी भूल चूक माफ। ये अलग बात है कि पब्लिक को इस फिल्म के हीरो घसीटा राम और 24 आवर मिठाई बांटने वाली वामिका को माफ नहीं करना है। ये भूल चूक ऐसी है जो इनको जिंदगी भर याद रहेगी। 23 मई को ये फिल्म रिलीज हो रही है और आज की तारीख में वामिका इसके फ्री टिकट्स बांटते घूम रही है। तो जब एक इवेंट में घसीटा राम और वामिका गए और वहां फ्री टिकट्स बांट रहे थे तो वामिका एक किसी औरत को टिकट दे रही थी, लेकिन उसने कहा कि मुझे फ्री भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे इस फिल्म को फ्री में भी नहीं देखना, मुझे अपना सर दर्द नहीं करना है। तो आप अपना टिकट अपने पास ही रखिए, देख लीजिए आप। वामिका, मैंने शूट किया, उसके तुम माफी नहीं दोगी। बस ये और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये फिल्म 2 हफ्ते के बाद OTT पर रिलीज होगी, ऐसा अदालत का फैसला है। तो आप मुझे बताइए, जिस फिल्म को पब्लिक फ्री में भी देखने के लिए तैयार नहीं है, उसको कोई थिएटर में देखने क्यों जाएगा अपने पैसे खर्च करके और अपना टाइम बर्बाद करके। कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म को घसीटा राम का ऑफिस बॉय तो इसके पास खैर होगा नहीं, लेकिन ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, नाई, धोबी, कसाई, हलवाई भी नहीं देखने वाला। पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है बॉम्बे द फिल्म। इस फिल्म को 2 भाषाओं में रिलीज किया जा रहा है, मराठी और हिंदी। हिंदी में नाम रखा गया है बॉम्बे द फिल्म और मराठी में नाम रखा गया है मवाली। इस फिल्म की प्रोड्यूसर है फिरदौस शेख और डायरेक्टर है संजय निरंजन। इस फिल्म में कुछ पुराने एक्टर्स हैं और कुछ नए एक्टर्स को चांस दिया गया है, उनको लॉन्च किया जा रहा है। जितने भी साउथ के फिल्म मेकर्स हैं उनको बीमारी लग गई है पैन इंडिया फिल्म बनाने की। वो कोई भी फिल्म बनाए उसी को पैन इंडिया फिल्म बताते हैं। वो फिल्म चले या ना चले, इससे इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। पवन कल्याण की एक फिल्म आ रही है हरी हारा वीरा मल्लू, और इस फिल्म को भी पैन इंडिया फिल्म बताया जा रहा है। हालांकि आज तक कभी भी पवन कल्याण की कोई भी फिल्म हिंदी सर्किट में नहीं चली है, लेकिन इसके बावजूद भी ये आदमी अपनी फिल्म हिंदी सर्किट में रिलीज करता रहता है। इस फिल्म की रिलीज डेट कई बार बदली जा चुकी है और फिर से बदली गई है। अब ये फिल्म 12 जून को रिलीज होगी। धमाल सीरीज की एक और फिल्म बनाई जा रही है। इसके प्रोड्यूसर है भूषण कुमार साहब और आनंद पंडित साहब। डायरेक्टर वही इंदर कुमार है जिन्होंने अब तक सारी धमाल फिल्में बनाई हैं। इस फिल्म को 2026 में ईद पर रिलीज किया जाएगा और मुझे ऐसा लगता है 2026 की वो पहली ईद होगी जिस पर किसी खान की फिल्म रिलीज नहीं होगी, क्योंकि ना ही तो शाहरुख खान की किंग उस वक्त तक तैयार हो जाएगी रिलीज होने के लिए, और ना ही बुढ़ऊ की ऐसी कोई फिल्म बन रही है जो उस वक्त तैयार हो जाएगी रिलीज होने के लिए। तो इसका मतलब यह है कि 2026 की ईद पर 2-3 फिल्में रिलीज होंगी, एक धमाल 4 और 2-3 और फिल्में रिलीज होंगी 100%। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि बॉलीवुड के बाकी सभी निर्माता चुप बैठ जाएंगे और वो धमाल 4 को ईद पर अकेले रिलीज होने देंगे। सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक हॉरर फिल्म बन रही है जिसका नाम है वीवान। इस फिल्म की निर्माता है गंदी फिल्में बनाकर घर चलाने वाली एकता कपूर। इस फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है 15 मई 2026। इस फिल्म की हीरोइन है फैली हुई तमन्ना भाटिया, जिसने आज की तारीख में मिठाई का बहुत बड़ा शोरूम खोल दिया है और सबको कह रही है, जितने भी बॉलीवुड वाले हैं, कि भाई आप आइए और यहां मिठाई खाइए। गंदा दिमाग, गंदी सोच। उस लड़की ने कोई बहुत बड़ा शोरूम खोला है मिठाई का, बात को समझो आप। मिठाई की बात कर रहा हूं। वहां जलेबी मिलती है, कलाकंद मिलती है, बर्फी मिलती है, चमचम मिलती है, एक से एक मिठाई अवेलेबल है भाई साहब। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि एकता कपूर को इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि भाई अगर उसने ये अनाउंस कर दिया है कि इस डेट को उसकी ये फिल्म रिलीज होगी तो फिर कोई और निर्माता उस डेट पर अपनी फिल्म को रिलीज नहीं करेगा। अरे भाई साहब, आपकी फिल्म की स्टार कास्ट ऐसी है कि इस फिल्म के साथ कम से कम 4 से 5 फिल्में रिलीज होनी है। आप डेट अनाउंस करो ना करो, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता।
कौन रुक जाएगा कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना फैली हुई की एक फिल्म रिलीज हो रही है और उसके साथ हमें मुकाबला नहीं करना है, उसके साथ हमें अपनी फिल्म रिलीज नहीं करनी है। मतलब ऐसा कैसे सोच सकती हो तुम यार। गए फ्राइडे को एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था रोमियो S3 और मेरी लैंग्वेज में इस फिल्म को कुत्ता भी देखने नहीं गया। जो फिल्म देखने वाले हैं वो उस थिएटर से कम 2 किलोमीटर दूर रहे जहां इस फिल्म को दिखाया जा रहा था। वैसे भी इस फिल्म को तकरीबन 150 से 200 थिएटर्स में ही रिलीज किया गया था, लेकिन उन थिएटर पर भी कोई इस फिल्म को देखने नहीं गया और इस फिल्म का पूरे दिन का बिजनेस हुआ 1 लाख रुपए। कितना भाई साहब? 1 लाख रुपए। बताओ मतलब कौन लोग हैं ये, कैसी कैसी फिल्में बना रहे हैं। और पता है इसके निर्माता कौन थे भाई साहब? ज्ञान के भंडार, बॉलीवुड के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर, सबसे बड़े प्रोड्यूसर, जिनको फिल्मों के बारे में इतना पता है कि वो स्क्रिप्ट को ऐसे देखकर उसके बीच से निकल जाते हैं, जयंती लाल गाड़ा साहब। अब मुझे आप बताइए कि ये बॉलीवुड कैसे चल सकता है, कैसे सरवाइव कर सकता है जहां जयंती लाल साहब भी ऐसी फिल्में बना रहे हैं। आने वाले फ्राइडे यानी कि 23 मई को 7 हिंदी फिल्में रिलीज हो रही हैं भाई साहब। कितनी? 7। भूल चूक माफ, कप कपी, लो करूं या शादी, किंतु परंतु वगैरह वगैरह। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इन सभी निर्माताओं की समझ में ये क्यों नहीं आ रहा है कि भाई अगर एक फ्राइडे को 7 फिल्में रिलीज होंगी तो इसका मतलब ये है कि जाहिर सी बात है उन फिल्मों को कोई भी देखने नहीं जाएगा, उनमें से किसी भी फिल्म को अच्छी ओपनिंग नहीं मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सभी निर्माताओं को यह सोचना चाहिए कि भाई 7 फिल्में एक साथ रिलीज नहीं हो सकती और इन लोगों को अपनी फिल्मों की रिलीज डेट चेंज कर देनी चाहिए। नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज रिलीज हुई है जिसका नाम है अमेरिकन मैनहंट ओसामा बिन लादेन। ये वेब सीरीज मैंने भी देखी और इसके बारे में मैंने ट्वीट किया। जैसे ही मैंने ट्वीट किया बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई साहब आप तो वेब सीरीज देखते ही नहीं हो, तो आपने इस वेब सीरीज को क्यों देखा? मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि मुझे वेब सीरीज देखने में बिल्कुल कतई कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले मैंने एक और वेब सीरीज देखी थी जो ओशो पर बनी है। मैं किसी भी ऐसी वेब सीरीज को देखने के लिए तैयार हूं जिसको देखकर मुझे कुछ नॉलेज मिले, कोई इंफॉर्मेशन मिले, जिसको देखने से मेरा टाइम बर्बाद ना हो। मैं उन वेब सीरीज को बिल्कुल देखने के लिए तैयार नहीं हूं जिसमें एक हीरो होता है जिसकी शक्ल होती है सुअर जैसी और वो वेब सीरीज में क्या करता है? कुछ भी नहीं सिवाय वाहियात घटिया हरकतों के। उस वेब सीरीज में होता है मर्डर, रेप, क्राइम, ड्रग्स वगैरह वगैरह। मुझे आप बताइए कि मैं ऐसी वेब सीरीज देखकर अपना टाइम बर्बाद क्यों करूं, अपनी एनर्जी बर्बाद क्यों करूं? इतना बड़ा उल्लू का पट्टा हूं मैं? बिल्कुल नहीं। इन वेब सीरीज को सिर्फ वो लोग देखते हैं जो उल्लू के पट्टे हैं, दिमाग से पैदल हैं, जो जिंदगी में बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, जिनके पास जिंदगी में कुछ भी करने के लिए नहीं है। मुझे आप बताइए कि कोई भी समझदार आदमी अपना टाइम फालतू में बर्बाद क्यों करेगा? मैं अपना 1 मिनट भी खर्च क्यों करूंगा अगर वो 1 मिनट खर्च करने से मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है? तो मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूंगा कि जो बॉलीवुड के कुछ सुअर जैसे दिखने वाले एक्टर हैं, नशेड़ी गंजेड़ी है, जो ऐसी वेब सीरीज करते हैं, आप उनको सपोर्ट मत कीजिए। ऐसी वेब सीरीज को मत देखिए। अगर आपको वेब सीरीज देखनी है तो ऐसी देखिए जिसको देखने से आपको कुछ नॉलेज मिले, आपका टाइम बर्बाद ना हो, आपने जो टाइम वेस्ट किया है उसके बदले में आपको कुछ मिले, कुछ इंफॉर्मेशन मिले। तो इस वेब सीरीज अमेरिकन मैनहंट की कहानी शुरू होती है अमेरिका में ट्विन टावर पर जब हमला हुआ था, यानी कि 9/11 से। उस हमले में 3000 लोगों की मौत हुई थी। उस हमले ने सिर्फ अमेरिका को ही नहीं पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था और उस हमले की जिम्मेदारी ली थी अलकायदा के बॉस ओसामा बिन लादेन ने। अमेरिका की जितनी भी एजेंसियां हैं, CIA, FBI वगैरह वगैरह, वो सभी एजेंसी उसी दिन से ओसामा बिन लादेन को पकड़ने पर लग गई थी, उसको ढूंढने पर लग गई थी। और अमेरिका के कमांडोज ने 2 मई 2011 को ओसामा को पाकिस्तान में मार दिया था। यानी कि अमेरिका जैसे पावरफुल देश को 10 साल लगे थे ओसामा को ढूंढने में। इस वेब सीरीज में सभी रियल लोगों को दिखाया गया है, रियल ऑफिसर्स को दिखाया गया है, रियल कमांडोज को दिखाया गया है, रियल घटनाओं को दिखाया गया है और रियल लोकेशंस को दिखाया गया है। अमेरिका की मिलिट्री अफगानिस्तान में पड़ी हुई थी, 24 आवर बमबारी हो रही थी,
24 आवर उसामा को ढूंढा जा रहा था, लेकिन उसामा नहीं मिल रहा था। जब अमेरिका की सारी एजेंसियां थक गई थी, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी, सभी एजेंसियों में काम करने वाले बहुत ही हताश हो गए थे, मायूस हो गए थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसामा को कैसे ढूंढे, क्योंकि जो अमेरिका की अपोजिशन पार्टी थी वो सरकार पर हमला बोल रही थी। उनका कहना यह था कि भाई आप किस तरह के सुपर पावर हो अगर आप एक आदमी को नहीं ढूंढ पा रहे हो, आपकी जो ये एजेंसियां हैं ये किस काम की है अगर आप एक उसामा को नहीं ढूंढ पा रहे हो। और अमेरिका का प्रेसिडेंट क्या कर सकता था? कुछ नहीं ना। अमेरिका का प्रेसिडेंट जो इन एजेंसियों में काम करने वाले बड़े बड़े ऑफिसर्स थे उन्हीं की तरफ देखता था। और जाहिर सी बात है वो बेचारे इतने हताश हो गए थे लाइफ में, उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि यार हम इस काम को कर क्यों नहीं पा रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, उसामा के सर पर तकरीबन 200 करोड़ रुपए का इनाम था कि जो आदमी उसका पता बताएगा उसको 200 करोड़ रुपए मिलेंगे। और अमेरिका ने पूरी दुनिया में अपने जासूसों का जाल बिछाया हुआ था, अरबों रुपए खर्च किए जा रहे थे महीने के। इसके बावजूद भी उसामा का बिल्कुल कतई कोई पता नहीं चल रहा था, कोई एक सुराग भी नहीं मिल रहा था भाई साहब। फिर जॉर्डन में एक अलकायदा का मेंबर पकड़ा गया और उसने कहा कि मुझे आप लोग जेल में मत डालो, मुझे आप जाने दो और मैं उसामा का पता ढूंढकर आपको बता सकता हूं। जो उसामा के सर पर इनाम है वो आप मुझे दे देना। और CIA के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था कि उन्होंने कहा कि ठीक है तू जा। और वो चला गया अफगानिस्तान में। वो अफगानिस्तान जाने के बाद 2-3 महीने तक तो CIA के टच में रहा, उसके बाद गायब हो गया। और फिर कई सालों के बाद अचानक उसने कांटेक्ट किया और कहा कि मैं अपनी मंजिल पर पहुंच चुका हूं, मैं अलकायदा के सेकंड बॉस यानी कि जवाहिरी के साथ हूं और मैं उसामा तक कभी भी पहुंच सकता हूं। उसने CIA से ऑपरेशन के लिए तैयार रहने के लिए कहा, लेकिन अमेरिकन एजेंसीज ने उस पर यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है हम ऑपरेशन के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन आप हमें एक बार आकर मिलो। वो बंदा अफगानिस्तान में स्थित CIA के हेडक्वार्टर्स में आया, अपनी गाड़ी में बैठकर फुल तुर्रम खानी के साथ आया। और जब CIA के बहुत सारे ऑफिसर्स उसके पास आए तो उसने ब्लास्ट कर दिया, खुद को उड़ा दिया और वो सभी ऑफिसर्स भी मारे गए। और इस घटना के बाद अमेरिका की एजेंसियां बहुत ज्यादा मायूस हो गई, बहुत ज्यादा हताश हो गई। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसामा को आगे कैसे ढूंढा जाएगा। और उसामा का ये हाल था कि वो जहां चाह रहा था वहां पर आतंकवादी घटना को अंजाम दे रहा था, वो अमेरिका हो, लंदन हो या यूरोप हो। और कमाल देखिए कि जो अलकायदा का सेकंड रैंक का बंदा था जवाहिरी, उसको भी ये नहीं पता था कि बिल्लादिन कहां है। बाकी अलकायदा मेंबर्स की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसके बावजूद उसामा अलकायदा के इतने बड़े नेटवर्क को आसानी से चला रहा था। उसामा का पूरे नेटवर्क को चलाने का बहुत ही आसान तरीका था कि वो जो भी अलकायदा के बड़े बड़े ऑफिसर्स को कहना चाहता था वो एक कैसेट में रिकॉर्ड करता था और वो कैसेट उनके पास भिजवा देता था। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो कैसेट कहां से आई है। अमेरिकन एजेंसियों की किस्मत अच्छी थी कि उनको फिर एक दिन पता चला कि एक कोई आदमी है जो पूरे अलकायदा के नेटवर्क और उसामा के बीच में कोरियर है। वही वो आदमी है जो उन कैसेट्स को लेकर अलकायदा के मेंबर्स तक पहुंचाता है। तो अब उस आदमी को ढूंढना था, उसामा को नहीं ढूंढना था। आप अंदाजा लगाइए। और फिर अमेरिकन एजेंसियों ने एक दिन उस आदमी का फोन टेप किया तो उसमें उसका दोस्त पूछ रहा था कि आजकल तू क्या कर रहा है, और वो बार बार ये कह रहा था कि कुछ नहीं। वो फिर भी जोर दे रहा था उसका दोस्त कि नहीं यार बता तो सही क्या कर रहा है। वो फिर भी बार बार यही कह रहा था कि कुछ नहीं। फाइनली इन द एंड उसने एक बार कहा कि वही कर रहा हूं जो पहले किया करता था। तो उसके सामने वाले दोस्त ने कहा कि अल्लाह आप पे रहम करे। यहां पर अमेरिकन एजेंसियों को शक हुआ कि ये आदमी अलकायदा के लिए ही काम करता है और ये आदमी कोई खास आदमी है, शायद यही आदमी कोरियर है। इस वेब सीरीज में दिखाया गया है कि अमेरिका दुनिया में किसी भी आदमी का फोन टेप कर सकता है, किसी भी आदमी के फोन को टेप करके जान सकता है कि वो आदमी क्या करता है। अमेरिकन एजेंसियों के जासूस पूरी दुनिया में ऐसे फैले हुए हैं कि अगर एक आदमी को ट्रैक करना हो तो 24 आवर के अंदर किसी को भी ट्रैक किया जा सकता है, वो कोई भी हो दुनिया में कहीं भी हो। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका कितना पावरफुल है और अमेरिका वाकई ही रियल सुपर पावर है दुनिया में। अब उस कोरियर को फॉलो करते करते अमेरिकन एजेंसियों को पता चला कि पाकिस्तान के अबोटाबाद में एक बहुत बड़ा कंपाउंड है
और वहां कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो अलकायदा से जुड़ा हुआ है। जब अमेरिकन एजेंसियों की उस कंपाउंड पर नजर गई तो पता चला कि उस एरिया का सबसे बड़ा कंपाउंड वही है। उस बंगले के चारों तरफ बहुत ऊंची ऊंची कटीली बाड़ लगाई गई है, यानी कि उस कंपाउंड में वो सब कुछ था जो वहां बाकी के कंपाउंड्स में नहीं था। और इसके बावजूद भी उस घर में ना कोई आता था ना जाता था, ना पड़ोसियों को पता था कि वो घर किसका है, उसमें कौन रहता है। तो अमेरिकन एजेंसियों को ये सब जानने के बाद ये तो पता चल गया था कि यहां से हमें कुछ ना कुछ तो लीड मिलेगी। और फिर अमेरिकन एजेंसियों ने उस घर पर नजर रखनी शुरू की। उस घर पर नजर रखने के बाद पता चला कि उस घर में 2 फैमिलीज रहती हैं और उनके बच्चे भी हैं। वो बच्चे स्कूल भी जाते हैं, लेकिन उस घर में एक और तीसरी फैमिली रहती है, उसके बच्चे घर से बाहर नहीं जाते, स्कूल भी नहीं जाते। जब अमेरिकन एजेंसियों ने यह सोचा कि उस घर के कचरे की जांच की जाए, पता लगाया जाए कि अंदर क्या क्या हो रहा है, तो पता चला कि उस घर का कचरा कभी बाहर आता ही नहीं है। उस घर के लोग सारे कचरे को अंदर ही रखते हैं और फिर अंदर ही जला देते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि ओसामा बिन लादेन कितना होशियार था कि उसको यहां तक पता था कि अगर घर का कचरा बाहर गया तो उस कचरे की जांच करके भी अमेरिकन एजेंसियां ये पता लगा सकती है कि ओसामा उस घर में है। और ओसामा को अमेरिका की एजेंसियों के बारे में इतना कैसे पता था? उसकी वजह यह थी कि जो अमेरिका की एजेंसियां हैं उन्होंने ही ओसामा बिन लादेन को बनाया था। ओसामा बिन लादेन को सऊदी से चूज किया था, उसको हथियार दिए थे, उसको पूरी सपोर्ट दी थी और उससे कहा था कि तू अफगानिस्तान में रशिया के खिलाफ लड़। अमेरिका की एजेंसियों की हेल्प से ओसामा ने एक बहुत बड़ी मिलिट्री बनाई और वो अफगानिस्तान में रशिया के खिलाफ लड़ी और रशिया को अफगानिस्तान से भगा दिया। तो ओसामा तो एक नॉर्मल बिजनेसमैन था, वो ओसामा बिन लादेन बना ही था अमेरिका की एजेंसियों की हेल्प से। तो उसको सब पता था कि अमेरिका की एजेंसियां किस तरह से काम करती है, कैसे उसको ढूंढ सकती है। यही वजह है कि वो अपने घर का कचरा भी बाहर नहीं जाने देता था। अमेरिका की एजेंसियां उस घर पर सिर्फ सैटेलाइट से नजर रख रही थी और सैटेलाइट से जो रिकॉर्ड होता था उसमें सभी के चेहरे बहुत क्लियर नहीं होते थे। तो उन वीडियोस में एक बात देखी गई थी कि रोजाना एक आदमी घर से बाहर निकलता है घर के एक कोने में और उसी कोने में रोजाना थोड़ी देर चला करता है। तो जो सैटेलाइट से वीडियो रिकॉर्ड हो रहे थे उसमें चेहरा बिल्कुल साफ नहीं आ रहा था। वो ये पता नहीं कर सकते थे कि यही ओसामा बिन लादेन है, जबकि वही ओसामा बिन लादेन था। तो जो वीडियोस रिकॉर्ड होते थे उसमें उस आदमी की परछाई भी रिकॉर्ड होती थी। तो सीआईए ने उस परछाई को मेजर किया और फिर पता चला कि उस परछाई की वही हाइट है जो वाकई ही ओसामा की हाइट है। यानी कि इससे अमेरिका की एजेंसियों को और पुख्ता सबूत मिल गया कि ये ओसामा बिन लादेन ही है। कुछ और सबूत मिलने के बाद अमेरिकन एजेंसियों ने फैसला किया कि उस घर में कमांडोज को भेजा जाएगा, ऑपरेशन किया जाएगा और अगर वहां ओसामा है तो उसको अरेस्ट किया जाएगा। उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे ओबामा, लेकिन ओबामा के जो बाकी बड़े बड़े ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा कि सोच लीजिए अगर ये ऑपरेशन फेल हुआ तो इसकी सारी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। हो सकता है वहां ओसामा ना हो, इसकी जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी। हो सकता है कि जब हमारे कमांडोज वहां जाकर ऑपरेशन करे तो उस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री धावा बोल दे और हमारे सभी कमांडोज मारे जाए, ऑपरेशन फेल हो जाए, उसकी जिम्मेदारी भी आपको ही लेनी होगी। यानी कि अमेरिका के बहुत सारे ऑफिसर्स इस हक में नहीं थे कि ऑपरेशन किया जाए विदाउट 100% सबूत के। लेकिन ओबामा ने कहा कि अगर यह ऑपरेशन फेल हुआ, ओसामा वहां नहीं मिला, तो इस सब की जिम्मेदारी मैं लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन हम ऑपरेशन करेंगे, तैयारी कीजिए। अमेरिका के सबसे बेस्ट कमांडोज हैं सील। तो 6 कमांडोज को चूज किया गया और उनको नाम दिया गया सील टीम 6। इन लोगों ने अफगानिस्तान में वैसा ही घर बनाया और उसमें कम से कम 100 बार ऑपरेशन करके रिहर्सल की। इसके बाद 2 मई की रात को इन 6 कमांडोज को 2 हेलीकॉप्टर्स में उस घर पर हमला बोलने के लिए भेजा गया। कमाल यह है कि जब ये 2 हेलीकॉप्टर्स लैंड हो रहे थे तो एक हेलीकॉप्टर लैंड होते हुए ही क्रैश हो गया। यह ऑपरेशन इतना खतरनाक था कि ऐसा भी हो सकता था कि जितने कमांडोज थे वो सभी मारे जाते, कोई भी जिंदा ना रहता। और उन कमांडोज ने ऐसा मान लिया था वहां जाने से पहले, उन्होंने हाथ से लिखकर अपने घर में लेटर छोड़ा था कि अगर मैं वापसी नहीं आया तो ये लेटर मेरी याद में आप रखना। सभी कमांडोज ऑपरेशन पर जाने से पहले अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से मिले थे
और उनको यही कहकर आए थे कि शायद हम वापसी नहीं आएंगे। यानी कि इन सभी 6 कमांडोज ने यह मान लिया था कि 99% हम जिंदा नहीं रहेंगे, 1% है कि हम जिंदा रहेंगे। आप जरा अंदाजा लगाइए उस वक्त का कि जब एक आदमी अपने बच्चों को छोड़कर जा रहा हो, अपनी फैमिली को छोड़कर जा रहा हो और उसको यह उम्मीद हो कि शायद 99% वो फिर कभी वापसी नहीं आएगा, अपने बच्चों से नहीं मिल पाएगा। क्योंकि अमेरिकन एजेंसियों को यह पूरी उम्मीद थी कि अगर वहां बिन लादेन होगा तो उसकी बहुत ही ज्यादा टाइट सिक्योरिटी होगी। लेकिन कमाल यह है कि ओसामा वहां इस तरह से रह रहा था कि वहां कोई सिक्योरिटी थी ही नहीं, बहुत ही नॉर्मल तरीके से रह रहा था। यही वजह है कि वहां किसी को भी पता नहीं था कि बिन लादेन यहां रह रहा है। तो जब 2 हेलीकॉप्टरों में से एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया तो अमेरिका की सभी एजेंसियों को यह उम्मीद हो गई कि यह ऑपरेशन फेल हो गया है, बहुत भारी बेइज्जती हो गई है और ओबामा की तो कुर्सी जाने वाली है, इसकी तो बहुत भारी बेइज्जती होगी। लेकिन कमाल देखिए कि एक हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के बावजूद भी 6 कमांडोज ने अपने मिशन में कोई भी चेंजेस नहीं किए। उन 6 कमांडोज ने अपने मिशन को जारी रखा प्लान ए के साथ। उनके पास प्लान बी भी था, सी भी था, डी भी था, लेकिन उन्होंने चेंज नहीं किया। प्लान ए के साथ ही वो अपने ऑपरेशन पर आगे बढ़े। जब ये कमांडोज नीचे से ऊपर जा रहे थे, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, उसी बीच में ओसामा बिन लादेन का बेटा उनके सामने आया, उसको मार दिया गया। यानी कि ओसामा के रूम तक पहुंचते पहुंचते जो लोग भी सामने आए उनको सबको शूट कर दिया गया। और फाइनली ये कमांडोज जब ओसामा के रूम में पहुंचे तो पाया कि वो बिल्कुल निहत्था खड़ा था, उसके पास कुछ भी नहीं था, ना कोई सिक्योरिटी थी। मुझे याद है जब ये ऑपरेशन चल रहा था तो हिंदुस्तान के सभी टीवी चैनल्स इस खबर को दिखा रहे थे और उन सभी न्यूज चैनल्स ने ये बताया था कि ओबामा अमेरिका में बैठकर इस पूरे ऑपरेशन को देख रहा है। हालांकि अब ये वेब सीरीज देखकर पता चला कि वो बिल्कुल सरासर झूठ था, मक्कारी थी। एक्चुअली ओबामा और बाकी सभी लोग अमेरिका में इस ऑपरेशन को देख तो रहे थे, लेकिन सिर्फ सैटेलाइट से। तो जब तक वो 6 कमांडोज घर के अंदर नहीं गए थे तब तक दिख रहा था कि हाँ वो यहां से यहां जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर गए फिर इनको कुछ भी नहीं दिख रहा था। यही वजह है कि जब ये 6 कमांडोज घर के अंदर चले गए थे तो उसके बाद ओबामा और बाकी सभी लोग कुछ भी नहीं देख पा रहे थे और वो लोग बहुत टेंशन में थे, उनको नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा है। तो जाहिर सी बात है ऐसे वक्त में आदमी कुछ भी सोचेगा। और बिन लादेन को पकड़ने गए हैं, बिन लादेन इतना खतरनाक आदमी, तो जाहिर सी बात है अंदर कुछ भी हो सकता है, सभी कमांडोज मारे भी जा सकते हैं। यही वजह है कि सब लोग सांसें थाम कर इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि अब कोई कमांडोज बाहर आएगा और बताएगा कि अंदर क्या हुआ है। तो जब ये लोग ओसामा के रूम में पहुंचे और उसको अपने सामने खड़ा हुआ देखा तो इन्होंने उसको पहचानने की कोशिश की और जब इनको यकीन हो गया कि हाँ यही ओसामा है तो इन्होंने उसको शूट कर दिया, मार दिया। लेकिन इसी बीच इन्होंने पाया कि वहां बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। तो इन्होंने अमेरिका में अपने ऑफिसर से पूछा कि यहां ऐसी ऐसी चीजें हैं, इनका क्या करना है। तो ऑफिसर ने कहा कि उन सभी चीजों को वहां से लेकर आना है। तो एक्चुअली जब ऑपरेशन चालू हुआ था तो उस वक्त सिर्फ 20 मिनट का ऑपरेशन था, लेकिन क्योंकि कमांडोज उन सभी कंप्यूटर्स को भी ले रहे थे, बाकी सारे रिकॉर्ड्स वहां से ले रहे थे, तो ये ऑपरेशन 20 मिनट के बजाय 45 मिनट्स तक चला। यानी कि अमेरिका के 6 कमांडोज उस घर में 45 मिनट्स तक रहे, ऑपरेशन किया, लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री को भी पता नहीं चला, पुलिस को भी पता नहीं चला। इसके बाद ये अमेरिका के कमांडोज ओसामा की लाश को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठकर वापसी जाने लगे। जब वो हेलीकॉप्टर एबोटाबाद से उड़ा जिसमें ओसामा की लाश थी और वो कमांडोज थे, तब पाकिस्तान की मिलिट्री को पता चला कि कुछ हो रहा है। पाकिस्तान की मिलिट्री ने एक F-16 उड़ाया, लेकिन वो F-16 उस हेलीकॉप्टर को रोक नहीं सका और वो हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान की सीमा में पहुंच गया। यानी कि अमेरिका के कमांडोज ने 10 साल के बाद ओसामा बिन लादेन का खात्मा कर दिया और उस दिन पूरे अमेरिका में जश्न का माहौल था। अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन का खात्मा हो गया था, या यूं कहिए कि अमेरिका का वो दोस्त जो दुश्मन बन गया था उसका खात्मा हमेशा के लिए कर दिया गया था। तो जब 2011 में ओसामा बिन लादेन को मार दिया गया था, उसके बावजूद भी उसका डिप्टी जवाहरी अलकायदा को चलाता रहा और आप अंदाजा लगाइए कि अगले 11 साल तक अमेरिका को जवाहरी नहीं मिला। 2022 में जाकर अमेरिका की एजेंसियों को एक पुख्ता जानकारी मिली, अमेरिका ने एक ड्रोन मारा और उस ड्रोन हमले में जवाहरी को मार दिया गया। अमेरिका जो सुपर पावर है, दुनिया की इतनी पावरफुल कंट्री है,
उसको 20 साल लगे अलकायदा को खत्म करने में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अलकायदा कितना पावरफुल था और जो अलकायदा के लोग थे वो कितनी होशियारी से नेटवर्क को चला रहे थे। आप में से बहुत सारे लोग शायद ये सोच रहे होंगे अब कि उसामा बिन लादेन की लाश का अमेरिका ने क्या किया। एक्चुअली अमेरिका ने एक बहुत ही कमाल की चाल चली। अमेरिका वालों को अच्छी तरह पता था कि अगर उसामा की लाश को कहीं दफना दिया गया तो वहां पब्लिक मजार बना देगी और वहां लाखों लोग उसको पूजने आया करेंगे। यही वजह है कि अमेरिका ने उसामा की लाश को समंदर में फेंक दिया था। और जब समंदर में फेंक दिया था तो फिर क्या हुआ होगा? मगरमच्छ, मछलियां वगैरह खा गई होगी, बात खत्म। कहने का मतलब यह है कि यह वेब सीरीज कमाल की है। जैसे ही आप इसको शुरू करते हो, पहले सीन से लेके आखिरी सीन तक आप टकटकी लगाकर इसको देखते हो। डायरेक्टर ने इस कहानी को इतने बढ़िया से नरेट किया है कि खुशी भी है, गम भी है, थ्रिल भी है और देखने में मजा आ जाता है। जाहिर सी बात है वेब सीरीज इंग्लिश में है तो जो इंग्लिश जानते हैं वही देख सकते हैं, जो हिंदी जानते हैं शायद वो नहीं देख पाएंगे। हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद इसको हिंदी में भी रिलीज किया जाए। डायरेक्टर राजू हिरानी और एक्टर आमिर खान ने अपनी अगली फिल्म का ऐलान किया है। ये फिल्म बनाई जाएगी दादा फाल्के साहब की बायोग्राफी पर। दादा फाल्के साहब को बॉलीवुड का जन्मदाता माना जाता है, लेकिन कमाल यह है कि इसी कहानी पर एक और फिल्म बन रही है जिसके निर्माता है राजा मौली और जिसमें हीरो है जूनियर एनटीआर। पहले जूनियर एनटीआर वाली फिल्म का ऐलान हुआ था, उसके बाद आमिर खान की फिल्म का ऐलान हुआ। तो अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब दोनों को पता चल गया है कि भाई दोनों फिल्मों की एक ही कहानी है, तो इसके बावजूद भी दोनों क्यों अड़े हुए हैं कि इसी कहानी पर फिल्म बनानी है। ये मैं मानता हूं कि फिल्म में बहुत कुछ अलग होगा क्योंकि दो अलग डायरेक्टर एक कहानी को कह रहे हैं। हर डायरेक्टर एक कहानी को अपने हिसाब से कहता है, लेकिन फिर भी बेसिक कहानी तो दोनों फिल्मों की एक ही होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजा मौली और राजू हिरानी को बैठकर कोई रास्ता निकाल लेना चाहिए और दोनों में से एक ही फिल्म को बनाया जाना चाहिए। ये तो आप सभी जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया था जो बंद हो गया। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ये वॉर मैंने बंद कराई है और यही सुनकर हमारी कंगना दीदी भड़क उठी। कंगना दीदी ने एक ट्वीट किया कि मोदी जी ट्रंप से ज्यादा फेमस है, मोदी जी ट्रंप से ज्यादा बड़े लीडर हैं। अगर ट्रंप अल्फा है तो मोदी जी ट्रंप के बाप हैं। अब ये ट्वीट देखकर बीजेपी वालों के भी होश उड़ गए। बीजेपी वालों की समझ में नहीं आया कि दीदी कर क्या रही है। बीजेपी वालों ने कहा कि ये दीदी मरवाएगी, पक्का मरवाएगी। तो जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं नड्डा साहब, उन्होंने कंगना को कॉल किया और उससे कहा कि बावली हो गई क्या लिख रही हो, ये ट्वीट फौरन ही डिलीट करो, फौरन, इमीडिएटली। जब नड्डा साहब का हुक्म हुआ है तो जाहिर सी बात है कंगना टाल नहीं सकती। कंगना ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन इसके बाद कंगना ने एक और ट्वीट किया और उसमें नड्डा साहब की बेइज्जती कर दी। कंगना ने कहा कि नड्डा साहब ने मुझे कॉल किया था, मुझे वो ट्वीट डिलीट करने के लिए बोला, इसीलिए मैंने वो ट्वीट डिलीट किया है, नहीं तो मैं डिलीट नहीं करने वाली थी। तो ये सब कुछ देखने के बाद मेरी समझ में ये आ रहा है कि अब कंगना बीजेपी में ज्यादा दिनों तक नहीं है, बहुत कम दिनों तक है। बहुत जल्दी कंगना को या तो बीजेपी से निकाल दिया जाएगा या एकदम किनारे रख दिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी पार्टी का यह उसूल है कि वहां हर किसी को बॉस नहीं बनने दिया जाता। वहां तीन ही बॉस हैं, सबसे बड़े मोदी जी, सेकंड अमित शाह जी और तीसरे नड्डा जी। तो अगर नड्डा जी ने कंगना से कुछ कहा था तो कंगना को चुप रहना चाहिए था। कंगना ने नड्डा जी की बेइज्जती की है, इसका बदला 100% लिया जाएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। परेश रावल ने ऐलान कर दिया है कि मैं हेरा फेरी 3 नहीं कर रहा हूं, मैं थक गया हूं उस रोल को करते करते, इसलिए नहीं कर रहा हूं। बहुत बड़ा झूठा आदमी है ये, हमेशा झूठ बोलता रहता है। एक्चुअली हुआ कुछ और है, ये कुछ और बता रहा है। अगर आपको याद हो तो ये हेरा फेरी 3 करने के लिए मरा जा रहा था। ये तो हेरा फेरी 3 कार्तिक के साथ भी कर रहा था, अक्की की तो बात ही छोड़ दीजिए। और जब अक्की आ गया था और डायरेक्टर प्रियदर्शन आ गया था तो ये तो बहुत खुश था कि भाई हेरा फेरी 3 बनेगी और ये बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा। लेकिन अब खुद ही कह रहा है कि ना तो कहानी अच्छी है, ना ही मैं वो रोल करना चाहता, क्योंकि मैं उस रोल को करते करते थक गया हूं, इसलिए मैं इस फिल्म को नहीं कर रहा हूं। हकीकत यह है कि वो फिल्म बन ही नहीं रही है। जब फिल्म बन ही नहीं रही तो ये भाई रोल कहां से करेगा। इसने ये भी कहा कि अक्षय से मेरी कोई दोस्ती नहीं है, अक्षय तो एक नंबर का बिजनेसमैन है, वो किसी का दोस्त हो ही नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है मैं भी उसका दोस्त नहीं हूं, मैं सिर्फ उसका साथी हूं। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे ये फिल्म नहीं करनी है। कुछ दिनों पहले ये अक्षय की फुल तारीफ कर रहा था। ये है बॉलीवुड वाले, ये देख लो आप। ये तो आप सभी जानते हैं कि टिंकू भाई आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर जल्दी ही रिलीज होने वाली है। इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है और पब्लिक इस फिल्म को बाइकआउट करने की बात कर रही है। उसकी वजह यह है कि आमिर खान तुर्की के प्रेसिडेंट का बेस्ट फ्रेंड है।
वहां साल में 2-3 बार जाता ही रहता है। और यही वजह है कि आमिर खान तुर्की के खिलाफ नहीं बोल सकता। वही तुर्की जिसने पाकिस्तान को ड्रोन दिए हैं इंडिया से लड़ने के लिए। आमिर खान ने पाकिस्तान को भी क्रिटिसाइज नहीं किया। और कुछ सालों पहले आमिर खान ने यह भी कहा था कि भाई मेरी बीवी इंडिया में रहते हुए बहुत डरती है, मेरी बीवी कह रही है कि हमें इंडिया छोड़ देना चाहिए। उससे पहले आमिर खान ने गुजरात दंगों के लिए मोदी जी को जिम्मेदार ठहराया था। तो इन सभी घटनाओं को देखते हुए यह बिल्कुल कंफर्म हो गया है कि पब्लिक आमिर खान की फिल्म का बॉयकॉट करेगी। आमिर खान की फिल्म डिजास्टर होने वाली है गारंटी के साथ। लेकिन अब आमिर खान देशभक्त बनने की कोशिश कर रहा है। तो आमिर खान की कंपनी का एक इंस्टा अकाउंट है ऑफिशियल, उस पर इस भाई ने डीपी लगाई है हिंदुस्तान के झंडे की। देखो आमिर भाई, ये ड्रामा करने से कुछ नहीं होगा। अब आप देशभक्त साबित नहीं होंगे। आप पहले इतना कुछ कह चुके हो कि लोगों ने आपको देशद्रोही मान लिया है, बात खत्म। पब्लिक आपकी फिल्म नहीं देखने वाली है गारंटी के साथ। वैसे तो ये खबर बॉलीवुड की नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं। गुजरात में एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है जिसका नाम है गुजरात समाचार। यह न्यूज़पेपर आजादी से पहले चालू हो गया था, यानी कि 1932 में। जब से पहलगाम की घटना हुई है तब से यह न्यूज़पेपर कुछ ऐसा लिख रहा है जो सरकार को पसंद नहीं आ रहा है। यही वजह है कि ईडी ने इस न्यूज़पेपर के ऑफिस पर छापा मारा, छानबीन की, पूछताछ की, और उसके बाद जो इस न्यूज़पेपर का ओनर है उसको अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन अरेस्ट किस जुर्म में किया गया? किसी जुर्म में नहीं, क्योंकि अभी कुछ मिला ही नहीं। तो 25 साल पुरानी कोई एक एफआईआर है, उस जुर्म में इस आदमी को गिरफ्तार किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि इस भाई को चुप कराना है, इस भाई को समझाना है कि देख, सरकार के खिलाफ कुछ मत बोलना। सरकार कुछ भी करे, जो भी सरकार करेगी उसके बारे में सिर्फ हाँ हाँ करनी है। आज की तारीख में इंडिया में यही है, सरकार के खिलाफ आप नहीं बोल सकते, सच हो या झूठ हो, बात खत्म। ये तो आप सभी जानते हैं कि फिल्म रामायण बन रही है और इसमें बहुत सारे एक्टर्स हैं। अब इसमें एक छोटे से विलन के रोल में विवेक ओबेरॉय भी आ गया है। इस फिल्म में रावण की पत्नी का रोल निभाने के लिए काजल अग्रवाल भी आ गई है। यानी कि दिन ब दिन इस फिल्म की स्टार कास्ट बड़ी होती जा रही है। मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल टॉम क्रूज की फिल्म रिलीज हो गई है और कुछ लोगों ने इस फिल्म को देखा है, उनको बहुत पसंद आई है। मैं भी इस फिल्म को देखने वाला था, लेकिन अब नहीं देखूंगा। उसकी वजह यह है कि जो टॉम क्रूज है ये 2 रुपीज एक्टर बन गया है। जिसको देखो उसके साथ सेल्फी ले रहा है भाई साहब। जन्नत जुबैर के साथ सेल्फी, अनीत कौर के साथ सेल्फी, और ना जाने कितनी लड़कियों के साथ सेल्फी जो इन्फ्लुएंसर्स है। ऐसे 2 रुपीज एक्टर की फिल्म मैं क्यों देखूंगा भाई? अरे भाई, मैं ये फिल्म देखना चाहता था कि ये टॉम क्रूज की फिल्म है, लेकिन वो लुक्खा टॉम क्रूज जो किसी के भी साथ सेल्फी निकाल रहा है, उसकी फिल्म मैं क्यों देखूं? बिल्कुल नहीं देखूंगा। सवाल ही पैदा नहीं होता, ना ही देखनी ना ही रिव्यू करनी। तेल बेचने जा भाई। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।